दो बहू की ठंड में शॉपिंग। ये कहानी है शांति निवास की। इस निवास का नाम भले ही शांति था, लेकिन उस निवास में जरा भी शांति नहीं रहती थी, क्योंकि उस शांति निवास में शोर करने वाली शांति की दो बहुएं कविता और काजल जो थी। कविता और काजल थी तो देवरानी जेठानी, लेकिन उनमें जरा भी नहीं बनती थी। वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन कड़ाके की ठंड की शुरुआत होती है और कविता अपनी सास को एक महंगी साड़ी दिखाते हुए कहती है, माँ जी ये देखिए, ये साड़ी मैं आपके लिए लाई हूँ। पता है, स्पेशल दुकानदार से कहकर मंगवाया था मैंने, और ये साड़ी कोई ऐसी वैसी साड़ी नहीं है, पूरे 5,000 की साड़ी है। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी लाने की क्या जरूरत थी कविता बहू? अरे मैं तो बुढ़िया सी हूँ, मैं तो 2 सूती साड़ी में भी अपनी उम्र काट लूंगी, फिर इतनी महंगी साड़ी क्यों लेकर आई तू? क्या माँ जी, उम्र भर आपने ये सूती साड़ी और ये 200 वाली साड़ी पहनी है, कभी पापा जी ने आपको महंगी साड़ी नहीं दिलाई। अब जब आपकी बहू आपको इतनी महंगी महंगी साड़ी दिला रही है तो आपको क्या एतराज है पहनने में? औरों की बहुओं को देख लो, अपनी सास को कुछ दिलाती भी नहीं है, इवन तरसा देती है वो अलग, और यहाँ आपकी बहू आपको इतनी महंगी महंगी साड़ियां दिला रही है तो आपके नखरे भारी हो रहे हैं। बहू, बात नखरों की नहीं बल्कि पैसों की हो रही है। मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है और तू है कि उसकी सारी मेहनत ये फालतू की शॉपिंग में उड़ा देती है। जहाँ शांति अपनी बड़ी बहू को शॉपिंग के लिए डांट रही थी, तो वहीं हाथों में कुछ शॉपिंग के बैग लिए काजल भी वहां आ जाती है। काजल के चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान थी। वो अपनी सास को खुशी से बताते हुए कहती है, माँ जी देखिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे सर्दी हो रही है और आने वाले समय में ये ठंड और बढ़ती जाएगी, आपकी सेहत का ख्याल रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। ला, अब तू भी मुझे दिखाई दे कि तूने ऐसी कौन सी शॉपिंग करी है जिससे मेरा दिल खुश हो जाएगा। एक ने तो इतनी महंगी साड़ी लाकर मेरे दिमाग का पारा हाई कर दिया है, अब दूसरी का देखती हूँ कि वो क्या गुल खिलाकर आई है। माँ जी, मैं दीदी की तरह नहीं हूँ जो फिजूल की खर्ची करूँ। हाँ, मैं शॉपिंग करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि फालतू की शॉपिंग करूँ। मैं वही शॉपिंग करती हूँ जिसकी सच में जरूरत होती है। अब देखिए ना, सर्दी आ रही है और सर्दियों में मैंने देखा है कि आपके पास ना तो एक ढंग का शॉल है और ना ही स्वेटर, इसीलिए मैं आपके लिए शॉल और स्वेटर लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो ठीक है, सारी रिटर्न करवा दूंगी। एक तो आपके लिए इतना सोचो, ऊपर से आप मुझ पर ही भड़कती हैं। जब शांति को पता चलता है कि उसकी छोटी बहू उसके लिए स्वेटर और शॉल लेकर आई है जो आने वाली सर्दियों में उसके काम आएगी, तो शांति का गुस्सा तुरंत ठंडा हो जाता है। वो खुश हो जाती है और प्यार से अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तू तो खामखा ही नाराज हो रही है। मुझे तो लगा कि तू भी बड़ी बहू की तरह फिजूल खर्ची करके आई है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी छोटी बहू इतनी समझदार है। वैसे सच बात तो ये है कि मेरे पास सच में शॉल और स्वेटर नहीं है। अब तू लेकर आ गई है तो मैं इसे पहनूंगी और यही ओढ़ूंगी। माँ जी, मैं जानती हूँ पैसों की अहमियत, लोग पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, मुझे ये भी पता है, क्योंकि मैं कोई अमीर और रईस इंसान की नहीं बल्कि गरीब घर की बेटी हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा पति कितनी मेहनत से पैसे कमाता है, इसीलिए मैं फालतू की फिजूल खर्ची नहीं करती। और हाँ, ये शॉल और स्वेटर हजारों में नहीं बल्कि कुछ पैसों में ही है। ये जो शॉल आप देख रही हैं ये 300 की है और ये जो स्वेटर देख रही है ये 500 की है। अब आप ही बताइए, कहाँ 500 का स्वेटर और कहाँ 5,000 की साड़ी? काजल की ये खरी खरी बात सुनकर कविता जल भुनकर राख हो जाती है। उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है और अपने कमरे में चली जाती है। कविता अपने कमरे में जाकर उस साड़ी को बेड पर जोर से पटक देती है और खुद से बड़बड़ाती है, इनके लिए चाहे कितना ही क्यों ना कर लो, इनको पसंद ना 2 रुपए वाला सामान ही आएगा। माना सर्दी आ रही है और मैंने मम्मी जी के लिए सर्दियों के कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो छोटी के आगे मेरी इस तरह से इंसल्ट करेंगी। उस छोटी को भी देख रही हूँ, माँ जी के सर पर चढ़ रही है। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी कविता है। अब मैं बताती हूँ कि सर्दियों में असली शॉपिंग करना किसे कहते हैं। इतना बोलकर कविता अब अपने कमरे में गुस्से से पैर पटकती है। वो सोचती है कि काजल ने सासू माँ को सस्ते कपड़े देकर अपनी तरफ कर लिया है। अब कविता का दिमाग चलने लगता है। वो सोचती है कि वो अपनी सास को ऐसी शॉपिंग कराएगी कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। अब अगली सुबह होती है और कविता फिर से एक नया प्लान लेकर अपनी सास शांति के पास जाती है। माँ जी चलिए, आज मैं आपको शहर की सबसे बड़ी मार्केट में ले जाती हूँ, वहाँ मैं आपको असली शॉपिंग कराती हूँ। ये छोटी बहू तो सस्ते और घटिया कपड़े लाकर आपको खुश कर रही है, लेकिन माँ जी यकीन मानिए, असली ठंड में ये 300 रुपए वाली शॉल काम नहीं आती है।
चलिए आज हम बड़े मॉल चलते हैं और कुछ अच्छा लेते हैं। नहीं बहू, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। अरे तुम पैसों को पैसा क्यों नहीं समझती हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्या जरूरत है रोज रोज बाजार भागने की। अरे जो काम हम सस्ते में कर सकते हैं उसको हम महंगी चीज खरीद कर क्यों बिगाड़े? पैसे बचाना सीखो बहू। माँ जी प्लीज चलिए ना। अगर आज आप मेरे साथ शॉपिंग करने मॉल नहीं गई ना तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको मुझसे ज्यादा काजल की फिक्र है और आप उसे ही अपनी सगी बहू मानती हो और मुझे पराया। क्या आप चाहती हैं कि मैं रोने लगूं? कविता की इमोशनल ब्लैकमेल वाली बात सुनकर शांति देवी चुप हो जाती है। थोड़ी देर तक शांति शॉपिंग के लिए मना ही करती है, लेकिन कविता हार नहीं मानती और अपनी जिद से उन्हें तैयार कर ही लेती है। तभी काजल बीच में तपाक से बोल पड़ती है, माँ जी अगर आप दीदी के साथ मॉल जा रही हैं तो क्या मैं भी आप लोग के साथ चलूं? दीदी आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं आप लोगों के साथ मॉल गई तो? मुझे भी थोड़ा बाहर की हवा लग जाएगी। पहले तो मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि ये हर जगह अपनी कंजूसी झाड़ने लगती है, लेकिन फिर कविता सोचती है कि जिस तरह ये चिंदी चोरी करके सस्ती शॉपिंग करती है, आज इसे मॉल ले जाकर दिखाती हूँ कि असली रईसी क्या होती है। इसे अपनी औकात पता चल जाएगी। हाँ हाँ काजल क्यों नहीं, चलो तुम भी हमारे साथ। आज तुम भी देख लेना कि बड़े लोग शॉपिंग कैसे करते हैं। कविता की ये बात सुनकर काजल मन ही मन मुस्कुराती है और उनके साथ हो लेती है। काजल को पक्का पता था कि कविता कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। तीनों शहर के सबसे बड़े और आलीशान मॉल में पहुंचती हैं। कविता सीधे एक ऐसी दुकान में घुसती है जहां कपड़े बहुत ही महंगे और ब्रांडेड होते हैं। भैया मेरी सासू माँ के लिए इस दुकान का सबसे महंगे वाला कोट दिखाओ। ऐसा कोट दिखाओ जो पूरे शहर में किसी के पास ना हो, जिसे पहनकर मेरी माँ जी किसी महारानी से कम ना लगे। सेल्समैन उनकी तरफ देखता है और एक बहुत भारी चमक धमक वाला कोट निकालता है। उस पर जानवर के बालों जैसा फर लगा होता है और उसमें सोने जैसे दिखने वाले बड़े बड़े बहुत सारे बटन होते हैं। मैडम ये हमारा लेटेस्ट कलेक्शन है। ये कोट पूरे 20,000 रुपए का है। ये इतना गर्म है कि आप इसे पहनकर बर्फ में भी सो जाए तो ठंड नहीं लगेगी। अरे कविता बहू, ये क्या बला पहनवा दी तूने मुझे? ये कोट इतना भारी है कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पत्थर लाद दिए हो, और इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल भालू जैसी लग रही हूँ। इसमें इतने छेद और इतने सारे बटन हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसे पहनना कैसे है और उतारना कैसे है। मेरा दम घुट रहा है इसमें। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। ठंड के कपड़े हमेशा हल्के और आरामदायक होने चाहिए, ना कि इतने भारी कि इंसान चल ही ना पाए। अब आप ही बताइए, इतने भारी कोट को पहनकर माँ जी घर का काम कैसे करेंगी? क्या वो इसे पहनकर रसोई में चाय बना पाएंगी? और इतना पैसा एक कोट पर फूंकना समझदारी नहीं है। तो चुप रहे काजल, तूने कभी अपनी जिंदगी में इतने महंगे कपड़े देखे नहीं है, इसलिए तुझे बस जलन हो रही है। तू अपनी वही 300 वाली सोच अपने पास रख। शांति को अब गुस्सा आने लगता है। वो उस भारी कोट को खींचकर उतारती है और कविता तू फिर वही गलती कर रही है। तुझे अभी तक समझ नहीं आया। तुझे क्या लगता है कि ज्यादा पैसा खर्च करने से या दिखावा करने से प्यार मिलता है? मुझे ये 20,000 का बोझ वाला कोट नहीं चाहिए। कविता का चेहरा उतर जाता है। तभी काजल की नजर पास की एक छोटी दुकान पर जाती है जो मॉल के एक कोने में थी। वो वहां जाती है और अपनी पसंद से कुछ चीजें चुनती है। वो वहां से 2 गरम मोजे, बहुत ही हल्का ऊनी स्वेटर और एक सुंदर सा मफलर खरीदती है। जब वो बिल चुकाती है तो कुल मिलाकर सब कुछ सिर्फ 1,000 रुपए में आ जाता है। माँ जी ये पहनकर देखिए, ये बहुत ही हल्का और एकदम मुलायम ऊन से बना है। देख कविता, शॉपिंग उसे कहते हैं जो इंसान की जरूरत पूरी करे, लेकिन तुझे ये बात समझ नहीं आती क्योंकि तू काजल को नीचे दिखाना चाहती है। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। गुस्से में शांति निकल जाती है। मॉल से बाहर निकलते हुए और घर वापस आते समय कविता बिल्कुल चुप रहती है। अब घर आकर कविता कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अब अपनी गलती समझ आ गई है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए और काजल को छोटा साबित करने की होड़ में अंधी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि कपड़ों का काम शरीर को बचाना है, दिखावा करना नहीं। अब से मैं भी काजल की तरह सोच समझ कर ही पैसे खर्च करूंगी और फिजूल खर्ची बंद कर दूंगी। कोई बात नहीं दीदी, देर आए दुरुस्त आए। इस तरह अब सभी लोग हंसी खुशी साथ रहते हैं। कहाँ रह गई थी? कितनी देर हो गई है, कुछ होश है तुझे? हाँ माँ, वो कॉलेज के बाद पिंकी के साथ जरा मार्केट निकल गई थी। और क्या करने गई थी मार्केट? मार्केट क्यों जाते हैं माँ? कैसी बातें करती हो आप भी? अच्छा, मतलब फिर शॉपिंग करने गई थी? हाँ बस थोड़ी सी।
अवनी, तुझे कितनी बार समझाया मैंने, हम लोग इतने अमीर नहीं हैं। हमें एक एक पैसा समझदारी से खर्च करना चाहिए। कसम से मम्मी, मैंने बहुत समझदारी से पैसे खर्च किए। अच्छा ला दिखा तो मैं भी देखूं तेरी समझदारी। अवंती ने गुस्से से कहा तो उसकी बेटी अवनी फौरन अपने थैले खोलकर दिखाने लगी। उसने थैले से एक कुर्ती निकाली और फिर चहकते हुए बोली, ये देखो माँ, कितनी प्यारी कुर्ती है ना। अच्छा, ये जरूरी थी? हाँ हाँ, बहुत जरूरी थी माँ। मेरी सारी कुर्तियाँ पुरानी हो गई है ना। और वो पिछले हफ्ते जो 3 कुर्तियाँ लाई थी उसका क्या, वो भी पुरानी हो गई? वो तो उनको मिलाकर ही तो अब सारी नई कुर्तियां है ना मेरे पास। और ये देखो, ये नया पर्स मेरे लिए, ये कॉलेज के लिए नया बैग, और ये, हाय राम, यानी तू फूका ही 8-10 हजार रुपए। नहीं मम्मी, सिर्फ 7,800 रुपए। और ये देखो, ये साड़ी आपके लिए। मेरे लिए? हाँ, खास आपके लिए। कितने की है? अरे क्या करोगी आप जानकर, आप तो बस साड़ी पकड़ो। अवनी जानती थी कि उसे अपनी माँ को कैसे मनाना है, इसीलिए वो जब भी शॉपिंग से आती तो कुछ न कुछ अपनी माँ के लिए जरूर ले आती, जिससे उसकी माँ का गुस्सा शांत हो जाता। अवनी की इस आदत से उसकी माँ भी परेशान थी। अवनी रोज रोज मार्केट जाती और कुछ न कुछ शॉपिंग करती रहती। फिर अगले दिन, माँ जल्दी से खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है। क्यों, ऐसा क्या करके आई है तू? अरे माँ बस पूछो मत, पहले कॉलेज गई, सारा दिन पढ़ाई की, और फिर कॉलेज के बाद वो नताशा है ना, वो जबरदस्ती शॉपिंग के लिए अपने साथ ले गई। जबरदस्ती? हाँ माँ, मैं तो उसे मना कर रही थी पर वो मानी नहीं। और आप जानती हो ना कि मैं मोल भाव करने में कितनी माहिर हूँ, तो सारी सहेलियां ना मुझे ही अपने साथ ले जाती हैं। अच्छा, तो तूने अपने लिए तो कुछ खरीदा नहीं होगा ना? ना, मैंने कहाँ कुछ खरीदा, बस ये एक सिंपल सी ड्रेस दिख गई तो अब बहुत अच्छे ऑफर में मिल गई, बहुत सस्ते में। अच्छा, जरा दिखा तो मुझे। छोड़ो ना माँ, ऐसी है, आपको कुछ खास पसंद नहीं आएगी। अरे दिखा तो सही, तभी तो मैं बता पाऊंगी ना कि मुझे कितनी पसंद आई। वो अवनी को बुरे वक्त के लिए जो भी पैसे देती, अवनी उससे कुछ न कुछ खरीद लाती। और अवंती अब उस सबसे तंग आ चुकी थी। देख अवनी, तेरे पापा की पेंशन इतनी नहीं है कि तू यूं ही पैसे उड़ाती रहे। और दूसरी बात ये कि ये तो तेरा घर है, पर जब तू ससुराल जाएगी तो वहाँ ये सब नहीं चलेगा। अरे ससुराल में तेरे ये नखरे कोई नहीं उठाएगा, समझी तू? अगर ऐसा है तो मैं भागकर वापस आपके पास आ जाऊंगी, कह देती हूँ। अच्छा, और फिर क्या करेगी सारी जिंदगी? पापा की पेंशन से शॉपिंग करूंगी, और क्या। अवनी की बात सुनकर अवंती भी हंस पड़ी। ऐसे वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन अवनी की शादी हो गई। शादी में विदाई के वक्त अवंती ने फिर अवनी को समझाया, देख अवनी, मेरी बात ध्यान से सुन, थोड़ा अपनी आदत पर काबू रखना। माना तेरे ससुराल वाले पैसे वाले हैं, लेकिन तेरी ये रोज रोज की शॉपिंग की आदत कहीं तुझ पर भारी ना पड़ जाए, समझ गई ना? हाँ माँ, कितनी बार एक ही बात कहूंगी, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा, अब थोड़ा रो भी लो, मैं विदा हो रही हूँ। फिर अवंती ने अपनी बेटी को विराट के साथ विदा कर दिया। अवनी अब अपने ससुराल आ चुकी थी। नई बहू होने के चलते उसे कई दिन घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। रोज रोज शॉपिंग करने वाली अवनी कई दिन उसे घर में बंद थी। और फिर एक दिन, अरे विराट बेटा, जब से तेरी शादी हुई है तो अवनी को एक बार भी बाहर घुमाने लेकर नहीं गया। इसे जरा बाहर घुमा ला बेटा। ठीक है मम्मी, मैं बोलता हूँ अवनी को तैयार होने के लिए। अब सुनिए, ये लीजिए, ये रहा आपका पर्स और ये रही आपकी कार की चाबी। लगता है तुम तो तैयार ही बैठी हो। विराट की बात सुनकर अवनी शर्मा गई और उसकी सास नीलिमा हंसने लगी। कुछ दिनों बाद शॉपिंग पर निकली अवनी बहुत खुश थी। बाजार में जाते ही उसका मन किया कि वो दुकानों पर टूट पड़े, लेकिन उसे उसकी माँ की बात याद आ गई। मन मार कर वो एक दुकान पर गई और अपने लिए 1,000 रुपए का एक पर्स खरीदा और फिर घर चले। ये क्या है, पर्स कितने का लिया? बस 1,000 रुपए का है। बाप रे, इतना महंगा, तुम्हारे शौक तो बड़े हैं भाई। अपने पापा की पेंशन से 2-2 हजार के पर्स खरीदने वाली अवनी ने अपने पति के पैसों से पहली बार 1,000 का पर्स खरीदा था, जिससे उसका पति चिढ़ गया था। पर उसने विराट को ना तो कोई जवाब दिया और ना ही उससे कोई बहस की। फिर शाम को, अवनी ये क्या ले आई बेटा? वो मम्मी जी एक पर्स लिया है। क्यों विराट, कितना पैसा खर्च करवा दिया तेरा नई बहू ने? मैं तो इसे बस गोलगप्पे खिलाने ले गया था माँ, पर इसने तो पूरे 1,000 का चूना लगा दिया। चूना नहीं लगाया मम्मी जी, बस एक पर्स ही तो लेकर आई हूँ। और ये देखिए मम्मी जी, आपके लिए कितनी प्यारी साड़ी भी तो लाई हूँ। नहीं, मुझे किसी साड़ी की जरूरत नहीं है। शादी में ले तो ली थी कितनी सारी, अब तुम जाकर इसे वापस कराओ। वैसे ही बहुत खर्चा हो गया मेरे बेटे का। अवनी समझ गई थी कि आगे की राह उसके लिए मुश्किल होने वाली है। एक तो उसका दाव उसकी सास पर नहीं चला, ऊपर से उसकी सास और पति ने पहले ही दिन उसकी शॉपिंग पर सवाल उठा दिए थे।
वक्त बीतता गया और एक दिन जब अवनी विराट के साथ घर लौटी तो विराट गुस्से से भन्नाया हुआ था। माँ, आज के बाद मैं इसे लेकर कभी मार्केट नहीं जाऊंगा। अरे बाप रे, कितना खर्चा करवाती है ये। जब देखो ये लो वो लो, हद है यार। पर मैंने तो घर का ही सारा सामान लिया था जी। अच्छा, ये सैंडल ये घर का सामान है, और ये मेकअप किट ये तुम्हारे अलावा कौन यूज करने वाला है, जरा बताओ मुझे। बस करो अवनी, इतना खर्च करोगी तो आगे चलकर घर कैसे चलाओगी तुम। पर मम्मी जी, अगर मुझे सैंडल चाहिए तो मैं अपने पति को ही बोलूंगी ना। अवनी का जवाब सुनकर विराट और नीलिमा गुस्से से लाल हो गए। इधर अवनी का पारा भी चढ़ा हुआ था। भयंकर बहस के बाद विराट ने गुस्से में अवनी को एक जोरदार चाटा रसीद कर दिया। थप्पड़ लगते ही अवनी अगले ही पल अपने कमरे में गई और अपना सामान सूटकेस में पैक करके वहाँ से निकल गई। न तो विराट ने उसे रोका और न ही उसकी सास नीलिमा ने। अवनी सीधा अपने मायके पहुंच गई और फिर, अरे अवनी क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही और तू अकेली, अब दामाद जी नहीं आए? वो लोग बहुत बुरे हैं मम्मी। फिर एक ही सांस में अवनी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर अवंती समझ गई कि अवनी की रोज रोज शॉपिंग की आदत ने उसका घर बिगाड़ दिया था। उसने अवनी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन अवनी वापस अपने ससुराल जाने को तैयार नहीं हुई। फिर अगले दिन रसोई में, माँ घी कहाँ रखा है? घी तो आना बंद हो गया बेटा। पर क्यों मम्मी? मेरे लीवर में इन्फेक्शन निकला है, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन होगा। 5 लाख रुपए चाहिए तो बस उसी के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। हैं? पर कब से आपको ये दिक्कत? यही कोई 5 साल से। और आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कुछ? क्या करती तुझे बताकर, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। और दूसरी बात, हमारे पास पैसे कहाँ थे ऑपरेशन के लिए? मम्मी आप तकलीफ में रही और आपने मुझे बताया तक नहीं, और मैं पगली शॉपिंग में वो सारे पैसे उड़ाती रही जो आपके इलाज के लिए काम आते। नहीं, ये बहुत गलत हुआ। मेरी शॉपिंग की वजह से ही आपका इलाज नहीं हुआ ना, अब मेरी शॉपिंग ही आपका इलाज कराएगी। इतना कहकर अवनी बाजार की तरफ चली गई। अवंती ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने बाजार जाकर एक से एक बढ़िया ड्रेस खरीदी। उसकी शॉपिंग और फैशन की समझ ऐसी थी कि वो जो भी चीज खरीदती थी वो अपनी असली कीमत से कई गुना ज्यादा महंगी दिखती थी। उसने ढेर सारी शॉपिंग करके अपने घर के बाहर ही दुकान लगा ली। ये इतना सारा सामान, माँ आज से मैं यही दुकान लगाऊंगी और पैसे कमाऊंगी ताकि आपका ऑपरेशन करा सकूं। अरे तू मेरी चिंता मत कर, तू जाकर अपने ससुराल संभाल। भाड़ में गए ऐसे ससुराल वाले, अगर उन्हें मेरी चिंता होती तो वो अब तक आ चुके होते मुझे लेने। अवनी अब हर रोज मार्केट जाती, अच्छा अच्छा सामान थोक में खरीद कर लाती और उसे अपने ही घर के सामने बेचती। धीरे धीरे उसकी कमाई अच्छी होने लगी और फिर कुछ ही महीनों में उसने अपनी माँ का ऑपरेशन कराया और अवंती पूरी तरह से ठीक हो गई। और फिर भगवान सबको तेरे जैसी बेटी दे। आपका ऑपरेशन हो गया ना, अब आप पूरी तरह से ठीक हो। आप आराम करो, मैं आती हूँ। अरे पर तू जा कहाँ रही है? शॉपिंग करने, पर इस बार बेचने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए एक नई साड़ी लेने। अब इतने दिनों बाद ससुराल जाऊंगी तो पुरानी साड़ी में तो नहीं जाऊंगी ना। क्या सच कह रही है तू बेटा? हाँ माँ, इनका फोन आया था, वो मुझे वापस ले जाना चाहते हैं और आप चिंता मत करना, मैं ज्यादा महंगी साड़ी लेकर नहीं आऊंगी और आगे से रोज रोज शॉपिंग भी नहीं करूंगी।